तो लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर और उसके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के बारे में स्टडी किया था। टुडे वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, थिन कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। वन ऑफ द टू कंडक्टिंग प्लेट इज मेड इंसुलेटेड फ्रॉम द अर्थ और अदर कंडक्टिंग बॉडी, और जो दूसरी बॉडी होगी, दूसरी प्लेट होगी, दैट इज मेड आस्ड या दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंडेड। और जो चार्ज एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑर्डर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कैपेसिटर, दैट इज प्रोवाइडेड टू द इंसुलेटिंग प्लेट। सो it consists of this parallel plate capacitor consists of two thin conducting plates placed parallel to each other and separated by a finite distance. So now we derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. उसके लिए हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इमेजिन कर रहे हैं with its plates placed parallel to the plane of the plate, parallel to each other and perpendicular to the plane of the board. मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी और हर एक प्लेट का एरिया है कैपिटल ए। दो प्लेट्स आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, प्लेट पी और क्यू। सो कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस capital C. Let capital A be the area of each plate and small d be the separation between them. ठीक है, मान लो हम इस कैपेसिटर को एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लेट ए को कोई चार्ज प्लस क्यू प्रोवाइड करते हैं और बीच में दोनों प्लेट के अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंडक्शन के कारण प्लेट क्यू के इनर साइड की तरफ एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और आउटर सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। दैट पॉजिटिव चार्ज बीइंग फ्री फ्लोज टू द अर्थ इफ द प्लेट क्यू इज कनेक्टेड टू द अर्थ। जब प्लेट क्यू को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। सो लेट each of the two plates P and Q, let a charge plus Q be given to the insulating या insulated conducting plate A such that a negative minus Q charge induces on the inner side surface and a plus Q charge induces on the outer surface of the plate Q. ठीक है, this positive charge on the plate Q being free flows to the earth. ठीक है, अब हमने इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया, राइट प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। तो ये दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिन दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है
साइन अपोजिट है और दोनों का प्लेट एरिया भी क्या है, सेम है। तो जिसके कारण दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा पर साइन अपोजिट होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द मैग्नीट्यूड बेसिकली ऑन द आइदर प्लेट, सिग्मा से मान लो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर ऑफ द टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब जब हम दो इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस लेते हैं विद द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड अपोजिट साइन एंड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तो उन दोनों के बीच वाले रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा whose value is given by sigma by epsilon naught. So due to this surface charge density the electric field या a uniform electric field of intensity E is equal to sigma by epsilon naught is set up in between the plates and directed from the plate P to the plate Q, प्लेट P से Q की तरफ डायरेक्टेड करते हुए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू है Q बाय A। वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब चार्ज प्लस माइनस क्यू प्रोवाइड किया तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है वो है मान लो कैपिटल V के जितना। सो इफ कैपिटल V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स, then according to the relation between the electric field intensity and potential gradient, electric field intensity की जो वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल होती है, मतलब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, और इसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन बिटवीन द टू पॉइंट। मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू dV है, डिस्टेंस है dr, तो उस केस में उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा E, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फील्ड इंटेंसिटी सेटअप हो रही है E, पोटेंशियल डिफरेंस है V के जितना। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स डिवाइडेड बिटवीन द टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू E इंटू में D। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसको यहाँ पर पुटअप करें। सो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी विल गेट V इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है दैट इज गिवन बाय Q बाय V। ये ध्यान रखना, अगर हमें एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होगा Q बाय V। वहाँ पर V रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर सिंगल कंडक्टर दिया गया है तो V रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और अगर हमें कंडक्टर दिया जाए तो एक कैपेसिटर दिया जाए तो कैपेसिटर में हम लोग दो कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, तो उस केस में ये V जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ दैट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से C की वैल्यू Q बाई V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर, और यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे तो Q बाई QD ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो अगर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेट एरिया है कैपिटल A, प्लेट सेपरेशन है स्मॉल d, तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो मतलब एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो नेचर ऑफ द मीडियम इन बिटवीन द टू प्लेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
एरिया ऑफ द ईच प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब एक तो ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट है इसके अंदर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। मान लो हमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिया जाए और हमें उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव करना हो। स्फेरिकल कैपेसिटर, कल मैंने बताया था कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसमें जो दो कंडक्टर्स हम यूज़ करेंगे दे आर इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर। तो हम लोग एक स्फेरिकल कैपेसिटर इमेजिन कर रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ द टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी सच दैट द आउटर स्फीयर B इज कनेक्टेड टू द अर्थ और इनर स्फीयर A जो होगा वो इंसुलेटेड होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो इस स्फीयर A को प्रोवाइड किया जाएगा। मान लो इनर स्फीयर का रेडियस है R1 या RA, आउटर स्फीयर का रेडियस है R2। ठीक है, सेंटर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मान लो हम इस इनर स्फीयर को एक चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस Q, जो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण स्फीयर B की इनर सरफेस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और उसकी आउटर सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, बीइंग फ्री दैट विल फ्लोज टू द अर्थ। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हो जाएगा अर्थ को ट्रांसफर। तो आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर है बात। अब हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज प्रोवाइडेड टू द गिवन कैपेसिटर प्लेट या कैपेसिटर कंडक्टर डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो हमें इस स्फेरिकल कंडक्टर A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मान लो पहले हम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ स्फीयर A निकालना चाह रहे हैं। तो स्फीयर A के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर को, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो होलो है, अगर हम उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करते हैं, वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर जब हम उसके पोटेंशियल या फील्ड को निकालते हैं आउटसाइड या ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो इट बिहेव्स एज इफ द होल चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। शेल थ्योरम कहते हैं इसको। तो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर हम ए स्फीयर की सरफेस के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ड्यू टू चार्ज ऑन द स्फीयर A, तो उसके लिए पूरे चार्ज को अगर हम सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लें तो उसके कारण इस स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो ए स्फीयर के चार्ज के कारण इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी Q/4πε0 R1 होगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ बात को। इस स्फीयर की सरफेस के किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालनी है तो उस पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लिया, तो उसकी वैल्यू आ गई Q/4πε0 R1, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण R1 डिस्टेंस पर हमें पता है इस कंडक्टर के पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सिर्फ इसके खुद के चार्ज के कारण नहीं होगी, इस दूसरे कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज के कारण भी होगी। ये कल अपन ने प्रिंसिपल में पढ़ा था भी, प्लेट A के किसी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उस पोटेंशियल की वैल्यू खुद के चार्ज पे तो डिपेंड करती ही है, दूसरे कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज के कारण भी वहाँ पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल आती है। तो इसके ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर इस आउटर स्फीयर B के नेगेटिव चार्ज के कारण अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इसके सारे चार्ज को कहाँ पर मानेंगे, सेंटर पर कंसंट्रेटेड। तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, Q/4πε0 R2, क्योंकि चार्ज R2 पे पड़ा हुआ है। क्लियर है बात। और ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसके कारण पोटेंशियल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो Q/4πε0 R1 माइनस Q/4πε0 R2, ये तो आ जाएगी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर A। अब कंडक्टर B की अगर सरफेस पे पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं तो B तो अपन ने किससे कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से।
तो अर्थ और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, तो ये दोनों सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। और सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ग्राउंड की सरफेस पोटेंशियल कितनी है? 0। तो इसका मतलब जो अर्थ की पोटेंशियल वही स्फीयर बी की आउटर सरफेस की पोटेंशियल, तो दोनों की पोटेंशियल होगी 0, क्योंकि बी को हमने ग्राउंडेड कर रखा है, तो बी की पोटेंशियल होगी 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ ए माइनस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, इसको लिखा है मैंने। ये V A की वैल्यू माइनस V B की वैल्यू होगी 0। LCM लेके सॉल्व करें तो Q/4πε0 R1 इंटू में R2, ऊपर चला गया R2 माइनस R1, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। और अगर हम इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, V डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो दैट इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 by R2 minus R1। दिस वुड रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे चार्ज करना चाहिए? अगर एक कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो कैसे करते हैं? जनरली पूछ रहा हूँ मैं। बाहर से कैसे? बैटरी से कनेक्ट कर दें। अगर हमें एक कैपेसिटर दिया जाए और उस कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो एक्चुअल में हमें उसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करना पड़ता है, जो जनरली हम लोग एक बैटरी यूज़ करते हैं या एक सेल का यूज़ करते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट P को मिलेगी पॉजिटिव पोटेंशियल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट Q को मिलेगी नेगेटिव पोटेंशियल। यही बात होती है, जनरल सी बात है, ऐसा ही होगा। अब हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लेट P को पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। यही बात है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। बैटरी कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, बैटरी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। अब वो कैसे हो गया? चार्ज दी यानी और फिर पोटेंशियल कैसे आ गया? अब इसमें देखो, ये दोनों क्या थे? कंडक्टिंग प्लेट्स। मान लो मैं मेटेलिक कंडक्टिंग प्लेट्स का कैपेसिटर ले रहा हूँ और मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये जिस प्लेट के साथ कनेक्ट होगा, ये उस प्लेट से, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पे है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो ये क्या करेगा? बैटरी के पॉजिटिव प्लेट्स, मतलब इस प्लेट से जिसके साथ इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, ये उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब एक बॉडी में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले था 0, एक इलेक्ट्रॉन निकालते इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के जितना पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज के अकॉर्डिंगली टोटल चार्ज जो रहेगा वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वो कांस्टेंट रहता है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन के जितना एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, और सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये और ये हो गए आपस में कनेक्टेड, तो दोनों की पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये जो प्लेट Q होगी, ये इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है? अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया और नेगेटिव टर्मिनल ने 1 इलेक्ट्रॉन अगली प्लेट को प्रोवाइड कर दिया। कैपेसिटर की एक प्लेट ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, टोटल चार्ज सेम रह गया।
बैटरी के एक टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, दूसरे ने रिमूव कर दिया या रिलीज कर दिया, तो इसके पास भी टोटल चार्ज क्या रह गया, सेम रह गया। यानी कहने का मतलब जब एक कैपेसिटर को एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या एक सेल या एक बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में वो अपनी तरफ से कुछ चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। हम कह देते हैं कि ये सेल इसको चार्ज कर रहा है, एक्चुअल में वो उसको चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको चार्ज करने में हेल्प कर रहा है। उसका काम सिर्फ इतना है, एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर करना। चार्ज तो उसका खुद के ही पड़े हुए हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको दूसरे के पास ट्रांसफर कर दिया। अब कहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे हो रही है इसके अंदर। हम कहते हैं ना भी कैपेसिटर इज ए सिस्टम विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हेंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। ये कल अपन डेफिनेशन पढ़ी थी बुकिश लैंग्वेज में। तो चार्ज स्टोर हो रहा है तो हम कहते हैं एनर्जी भी स्टोर हो रही है। अब एनर्जी तो तब स्टोर होती है जब उसके अंदर कुछ वर्क डन करने की कैपेसिटी हो, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, अगर उससे वर्क करवाया जाता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का मतलब हमें कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो वर्क कहाँ परफॉर्म होता है? क्या हुआ, जब बैटरी कनेक्ट की, दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरे पे ट्रांसफ़र किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब वो किस प्लेट में से निकालना है? पॉजिटिव प्लेट में से। पॉजिटिव प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया और वो इलेक्ट्रॉन उसको देना है क्यू प्लेट को जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आ गई बात। जब अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तीसरा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, उधर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो गया और उधर इलेक्ट्रॉन देना और ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। अब बैटरी को इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करने के लिए इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वैसे वैसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और जो हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ है या जो बैटरी है, अब उसको उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। और वो वर्क डन जितना ज़्यादा करता चला जाएगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते जाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जा रहा, सिर्फ एक प्लेट से उठा के चार्ज दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफ़र करता जाएगा बैटरी, वैसे वैसे इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण दोनों के बीच वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता चला जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए बैटरी को कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, और वो वर्क डन इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो एक्चुअल में एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसका काम एक कैपेसिटर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, और ऐसा करने में वो दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करता है, और वो वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में सेटअप होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, इन विच फॉर्म द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो हम उसका आंसर देंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो स्टोर होती है। ठीक है, चार्ज चूर्ज की टर्म में नहीं कहा जाता क्योंकि चार्ज तो अपन ने दिया ही नहीं।
उसी का चार्ज उसी को ही दे दिया वापस, बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, उसका चार्ज तो दिया ही नहीं ना अपन ने। तो चार्ज की फॉर्म में बात करोगे भी चार्ज स्टोर कर दिया, तो चार्ज तो नेट चार्ज निकालोगे तो वो तो जीरो है, तो इसका मतलब आपने कुछ स्टोर ही नहीं किया। चार्ज की ट्रांसफ़र करते हैं, उस ट्रांसफ़र करने में वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, सो नाउ वी विल डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कंसीडर वगैरह तो कर लोगे। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, एंड लेट द टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एंड कंटेनिंग द फ्री स्पेस इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, एंड लेट दीज प्लेट्स बी कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लेट ए बैटरी ई ऑफ EMF ई। लेट अस हो गया अभी कंसीडर सारा कुछ। अब मान लो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, let small q, let at any instant of time small q be, 5 मिनट वेट करो, small q be the charge on the either of the two plates of the capacitor। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा वैसे वैसे इधर से इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा। दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता जाएगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो चार्जिंग के दौरान किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर मान लो कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू है स्मॉल q, तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज इक्वल टू Q/C। लिख सकता हूँ Q इक्वल टू CV होता है, तो V की वैल्यू Q/C, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब मान लो क्या है, इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब मैं इस कैपेसिटर को अभी चार्ज करना बंद नहीं किया है, अभी चार्ज हो रहा है, और मान लो मैं इसको DQ चार्ज और देना चाहता हूँ, तो कैपेसिटर को DQ चार्ज और देने का मतलब एक प्लेट में से DQ चार्ज निकाल के दूसरी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद करो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेंस्ट ही मूव करवा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इसका मतलब यूनिट चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, V के जितना। मैं इस कैपेसिटर को DQ चार्ज और देना चाहता हूँ। DQ चार्ज और देने का मतलब एक प्लेट से DQ चार्ज निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र करना, मतलब हम DQ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V के जितना। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सो देयरफॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in providing the extra charge DQ on the plates। DQ चार्ज और प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर DQ चार्ज और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो वर्क डन की वैल्यू होगी V इंटू में DQ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो DQ चार्ज देने का मतलब DQ चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो DQ चार्ज को ट्रांसफ़र करने में वर्क डन की वैल्यू V इंटू में DQ। V की वैल्यू हमारे पास है ही Q/C इंटू में DQ। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज DQ फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो अगर मैं टोटल वर्क डन निकालता हूँ, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर अप टू द चार्ज कैपिटल Q। मान लो मैं इस कैपेसिटर को कैपिटल Q चार्ज तक चार्ज करना चाहता हूँ, तो उस केस में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ Q/C इंटू में DQ। स्टार्टिंग में चार्ज की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये इस इंटीग्रेशन की क्या होगी लोअर लिमिट। वेरिएबल है Q,
जब इंटीग्रेशन डेफिनेट किया जाता है तो उसकी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और अपर लिमिट का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट द फाइनल पॉइंट। वेरिएबल है चार्ज, तो इनिशियली जब चार्ज करना शुरू किया था तब चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 0। फाइनल कहाँ तक चार्ज करना चाहते हैं, कैपिटल Q, तो वो उसकी होगी अपर लिमिट। C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। Q dQ का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, तो ये बन जाएगा Q²/2, 0 से कैपिटल Q, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 1/C Q²/2 माइनस में 0, तो Q²/2C। मतलब कैपेसिटर को टोटल Q चार्ज देने में हमें टोटल इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये वर्क डन उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि चार्ज की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला 1/2C इंटू में C²V², C से एक C कैंसल, तो 12CV²। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड का एक और फार्मूला आ गया, 12CV²। तो Q²/2C भी कह सकते हो, 12CV² भी कह सकते हो, या 12CV इंटू में V, C इंटू में V किसके इक्वल है, Q, तो दैट इज इक्वल टू 12Q इंटू में V। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले बन गए, Q²/2C, 12CV² या 12QV। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, वो कल करेंगे।